वेलकम स्टूडेंट्स, मैं आज आपको कपल्ड ऑसिलेटर का प्रयोग बताऊंगी। तो कपल्ड ऑसिलेटर का जो प्रयोग आज हम करेंगे उसका उद्देश्य है स्टडी ऑफ एक्साइटेशन ऑफ नॉर्मल मोड्स एंड फ्रीक्वेंसी स्प्लिटिंग मेजरमेंट यूजिंग कपल्ड ऑसिलेटर। एक युग्मित दोलक की प्रसामान्य विधाओं और इनकी आवृत्तियों का में विभाजन का अध्ययन करना। तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए हम क्या करेंगे, कपल्ड ऑसिलेटर सिस्टम लेंगे। अब कपल्ड ऑसिलेटर हम किनको कहते हैं? अगर हमारे पास कोई दो दोलक है जो कि फ्रीली दोलन कर रहे हैं, अगर हम उनको किसी धागे या स्प्रिंग की सहायता से अगर हम उनको ज्वाइन कर देते हैं तो एक की गति दूसरे को प्रभावित करने लगती है। हमें इनको हम युग्मित दोलक कहते हैं जो एक दूसरे से जुड़ गए। हमें लैब के अंदर युग्मित दोलक के विभिन्न आवृत्ति असामान्य विधाओं और उनकी जो उसके कारण जो आवृत्ति में परिवर्तन आ रहा है उसका हमें अध्ययन करना है। दोनों विधाओं के अंदर हम दो विधाओं का अध्ययन करेंगे। उसमें आवृत्ति कितनी आती है और आवृत्ति में अंतर क्या आ रहा है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ लैब में हमारे को युग्मित दोलक कैसे दिए गए हैं, हमारे को दो छड़ दोलक दे रखे हैं। ठीक है, ये जो दोलक है ये दोनों के भार लगा हुआ है जिससे इनका टाइम पीरियड एडजस्ट किया जा सके। इनको हम किसी नाइफ एजेस के ऊपर रख के सस्पेंड कर देते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही निलंबित हैं, दोनों ही सस्पेंडेड हैं। दोनों के बीच में एक धागा बांधा हुआ है। इस धागे के जरिए ये दोनों एक दूसरे से युग्मित हो जाते हैं। दे आर कपल्ड थ्रू अ थ्रेड। अच्छा, ये धागा जो है ये स्वयं खुद वेटलेस धागा है, भारहीन धागा है। ठीक है, और स्ट्रेचेबल नहीं है, इलास्टिसिटी इसमें नहीं है। इस तरीके का धागा हम लेते हैं। तो ये जो सेटअप है आपका, ये कपल्ड ऑसिलेटर सिस्टम कहलाता है। अब कपल्ड ऑसिलेटर सिस्टम के अंदर जब हम इनको दोलन करेंगे, प्रारंभ में मान लो इस धागे के ऊपर कोई भी भार नहीं लगा हुआ, तो हम कह देते हैं कि इसका द्रव्यमान 0 है। तो ऐसी स्थिति में हम इनको दो प्रकार से दोलन कर सकते हैं। इन दोनों पेंडुलम्स को हम एक तरफ ले जाके और उनको छोड़ दें तो दोनों साथ साथ दोलन करेंगे। वो स्थिति इस चित्र में दिखाई गई है। देखिए, दोनों पेंडुलम्स एक ही साइड में हमने मूव कराए और उनको ऑसिलेशन के लिए छोड़ दिया। इस स्थिति में ये जो दोनों एंगल्स हैं जो वर्टिकल के साथ क्षैतिज ऊर्ध्वाधर दिशा के साथ जो पेंडुलम्स बनाते हैं उनको हम अगर थीटा ए और थीटा बी कहें, तो अगर हम इन दोनों का एंगल सेम रखते हैं थीटा ए बाय थीटा बी, तो ये दोनों साथ साथ दोलन करना शुरू कर देंगे यदि इनका आवर्तकाल समान हमने करा हुआ है। तो इससे ये जो इस प्रकार से जो दोलन की विधा है ये हमारी कहलाती है प्रथम प्रसामान्य विधा, फर्स्ट नॉर्मल मोड। दूसरी जो स्थिति है उसमें क्या हो सकता है, हम दोनों पेंडुलम्स को या तो नजदीक लेके आए या दोनों पेंडुलम्स को दूर ले जाए। ऐसी स्थिति में क्या होगा, जब हम इनको दोलन के लिए छोड़ेंगे तो ये विपरीत दिशा में दोलन करते हैं। या हम यूँ कह सकते हैं दोनों के बीच का जो वर्टिकल के साथ जो वो एंगल बनाते हैं वो थीटा ए इज इक्वल्स टू माइनस थीटा बी होता है। अब ये जो है इसके अंदर ये दोनों विपरीत दोलन करना प्रारंभ करेंगे, चाहे तो हम नजदीक लेके आए चाहे हम उनको दूर लेके जाए। ये आपकी द्वितीय सामान्य विधा कहलाती है। हमारे को प्रथम सामान्य विधा, द्वितीय सामान्य विधा में दोनों में अध्ययन करना है और फिर उन दोनों के कारण जो आवृत्तियां आ रही हैं उनके अंदर क्या अंतर आ रहा है उसका भी अध्ययन हमें करना है। तो इसके अंदर पहले थ्योरेटिकली बता देती हूँ कि जो प्रथम सामान्य विधा है वो हमारी बाय थ्योरी ω1² C/I के बराबर होती है। C यहाँ पर आपका प्रत्यानयन बल आघूर्ण है, रेस्टोरिंग टॉर्क है, और I मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जड़त्वाघूर्ण। द्वितीय विधा जो सेकंड नॉर्मल मोड है वो हमारा ω2 से डिपिक्ट किया जाता है। इसमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी कोणीय आवृत्ति वो अप्रोक्सीमेटली ω1 1 + CAB/C के बराबर होती है। CAB
यहाँ पर कपलिंग कांस्टेंट कहलाता है। कपलिंग कांस्टेंट का जो मान है वो कितना होता है, mg/2l cos²φ। m जो है वो युग्मन द्रव्यमान, यानी ये जो धागा है इसके ऊपर जो भी द्रव्यमान हम लगाते हैं उसका भार, उसका मान है। g आपको पता ही है। d हम जो इनको बिंदुओं से सस्पेंड करते हैं वहां से धागे की, युग्मन धागे की जो दूरी है उसको हम d से रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों के बीच में जो धागा बांधा गया है उसके आधे डिस्टेंस पर को हम L से रिप्रेजेंट करते हैं और उसी के बीच में जो एंगल आता है वो हमारा फाई से रिप्रेजेंटेड होता है। तो ये हमारा युग्मन नियतांक डिफाइंड है। अब हम इसके अंदर प्रैक्टिकली हम क्या करते हैं वो मैं एक बार यहाँ बता देती हूँ, फिर एक्चुअल एक्सपेरिमेंट में बताऊंगी। हम क्या करते हैं, एक कीलक के ऊपर दोनों को सस्पेंड किया हुआ है और उनका टाइम पीरियड हम देख लेते हैं, दोनों को बराबर होना चाहिए। उसके बाद हम इस धागे के ऊपर कोई भार लगाएंगे, जैसे m भार लगा दिया, ठीक है। तो m भार लगा दिया, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम दोनों पेंडुलम्स को एक ही दिशा में ले जाकर दोलन कराएंगे। दोलन कराने के पश्चात हम क्या करेंगे, घड़ी ऑन करेंगे और 10 दोलन के लिए पेंडुलम का टाइम नोट कर लेंगे, जिससे हम आवर्तकाल निकाल सकेंगे। इस प्रकार से बार बार हम द्रव्यमान का मान बदल के टाइम को नोट करेंगे 10 दोलन का समय। इसी प्रकार से इस वाली स्थिति में भी हम बार बार द्रव्यमान का मान बदलेंगे और 10 दोलन के लिए पेंडुलम कितना समय लेता है उसको हम नोट कर लेंगे, ठीक है। तो इनकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, टाइम पीरियड्स, अलग अलग मासेस के लिए अलग अलग टाइम पीरियड निकाल पाते हैं और उनकी सहायता से हम आवृत्तियां निकालेंगे और फिर आवृत्ति का अंतर निकालेंगे। जो बाय थ्योरी दोनों प्रसामान्य विधाओं के आवृत्ति में जो अंतर है वो ओमेगा 𝜇2 माइनस 𝜇1 होगा, जो इस फॉर्मूले से रिप्रेजेंटेड है। अगर हम इन सबके मान रखें तो हमारे पास CAB/C × 𝜇1 आता है। यदि हम CAB के अंदर दिए गए सभी मानों को स्थिर रख लें तो क्या होगा, अगर हम इन सभी को नियत कर दें तो डेल्टा न्यू यानी 𝜇2 माइनस 𝜇1 इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, m के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम प्रयोग में क्या करेंगे, हम पहले m को लगातार बदलेंगे और हम देखेंगे उस m को बदलने से पहले मोड के अंदर आवृत्ति में क्या अंतर आता है, फिर हम सेकंड वाले मोड में आवृत्ति में m के साथ क्या परिवर्तन आता है इसका अध्ययन करेंगे और तीसरा हम देखेंगे आवृत्ति का जो अंतर है उसका द्रव्यमान के साथ क्या रिलेशन है, इसका अध्ययन हम करेंगे। अब मैं आपको सेटअप पे दिखाती हूँ कि वास्तव में हम इस प्रयोग को कैसे करेंगे। फिर हम इसकी टेबल बनाएंगे और उसकी कैलकुलेशंस देखेंगे। देखिए, ये हमारा कपल्ड ऑसिलेटर सिस्टम है। अब मैं इसको ये कंप्लीट आपको दिखा दिया। अब इसको मैं थोड़ा सा नज़दीक से दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमारे 2 पेंडुलम्स हैं। अगर आप इसको देखें तो ये हमारे 2 पेंडुलम्स हैं जो कि एक कीलक के ऊपर केंद्रित किए हुए हैं। ये देखिए, ये इसके ऊपर लगाए हुए हैं जिससे ये फ्रीली ऑसिलेट कर पाते हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे कि इन दोनों के मध्य हमारा एक धागा लगा हुआ है जिससे ये दोनों ही पेंडुलम्स जुड़े हुए हैं। ये देखिए, है ना। साथ ही साथ हमारे को एक घड़ी दी गई है, डिजिटल घड़ी है, जिससे हम ऑसिलेशंस का समय नोट कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ इस प्रयोग में हमारे को बाट दिए गए हैं। अब इस बाट में देखिए कितने बाट हैं। इसमें एक हैंगर है और 3 बाट हमारे को दिए गए हैं। इसमें ध्यान रखिए कि इसके अंदर एक ऊपर एक छोटा सा नॉच लगा हुआ होता है। तो जो बाट निकालने होते हैं वो हम कैसे निकालते हैं, यहाँ से निकालते हैं। बीच में से ज़बरदस्ती पकड़ के इस बाटों को ना निकालें, नहीं तो ये
टूट जाएंगे। इनको इनकी जो जगह बनी हुई है, निर्धारित है, उसी स्थान से इनको निकालना चाहिए। तो ये इस प्रकार से आपको बाट दिए गए हैं। अब इसमें ध्यान रखिए कि ये जो बाट है, इसमें ये जो हैंगर है ये 10 ग्राम का है और इसके साथ ही साथ आपको 10 ग्राम का एक बाट दिया गया है और 20 ग्राम के 2 बाट आपको दिए गए हैं। इनके ऊपर इनके भार लिखे हुए हैं। तो इनके कॉम्बिनेशन से, वेरियस कॉम्बिनेशन से हम 10 ग्राम से लेकर 50 ग्राम तक का भार अलग अलग ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम कैसे प्रयोग करेंगे? सबसे पहले हम इनिशियली इन दोनों पेंडुलम्स को अलग अलग ऑसिलेट करा के देख लेते हैं। तो नॉर्मली ये हम एक बार ही करते हैं लैब में, फिर दोबारा से हम इनको नहीं करते। एक बार हम इसको एक पेंडुलम को ऑसिलेट कराया और उसके लिए 10 दोलन का क्या समय रहेगा उसको हम घड़ी से नोट कर लेते हैं। तो 10 दोलन में जितना भी समय लगेगा इसके अंदर उसको हम नोट कर लेते हैं, उससे 1 दोलन का समय निकाल लेते हैं। उसके पश्चात हम क्या करेंगे, जो सेकंड पेंडुलम है उसको ऑसिलेट कराएंगे और उसके लिए 10 दोलन का समय हम ज्ञात कर लेंगे और उसके से भी हम आवर्तकाल ज्ञात कर लेंगे। दोनों पेंडुलम्स का जो आवर्तकाल है वो अप्रॉक्सीमेटली अगर सेम आता है तो हमारा ये सेटअप तैयार है प्रैक्टिकल करने के लिए। अगर नहीं है तो इसको आप एक बार दोबारा से सेट कर लीजिए। और ये सेट कहाँ से करेंगे? इन मासेस को थोड़ा सा शिफ्ट करके, और ऊपर भी मासेस लगे हुए हैं देखिए, उनसे आप एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली ये लैब में एडजस्ट करके आपको दिया जाता है। अब आपका ये प्रयोग तैयार है। अब इसके अंदर देखिए यहाँ पर धागे में अभी मैंने कोई भार नहीं लगा रखा। तो इनिशियली हमारी को जो पहली रीडिंग लेनी है वो हमारी है मास को बगैर मास के, यानी कीपिंग मास 0। मास को 0 रख के हम क्या करेंगे, दोनों पेंडुलम्स को एक बार एक तरफ दोलन कराएंगे और टाइम पीरियड नोट करेंगे। अब इस टाइम पीरियड को नोट करने से पहले आप इस घड़ी को भी देख लीजिए। वैसे तो आपको साधारण घड़ी भी दी जा सकती है। इसमें एक तो घड़ी में ये स्टार्ट और स्टॉप का बटन है। जैसे ही मैं स्टार्ट करूँगी ये घड़ी चालू हो जाएगी और स्टॉप करते ही बंद हो जाएगी। और यहाँ पर रीसेट का बटन है जो आपके प्रेस करते ही रीसेट कर देती है। इसको स्टॉप किया और इसके सहायता से मैंने इसको प्रेस कर दिया, तो इसको प्रेस करते ही ये रीसेट हो जाता है। तो ये आपकी घड़ी का सिस्टम है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पेंडुलम्स को हम ऑसिलेट एक साथ कराएंगे। तो इनको ऑसिलेट मैं करा देती हूँ। दोनों पेंडुलम्स को एक दिशा में ले जाएंगे और छोड़ देंगे। तो दोनों पेंडुलम्स को मैंने एक साथ छोड़ दिया और फिर जब मैं इसको तैयार हूँ रीडिंग लेने के लिए, उस वक्त मैंने घड़ी को ऑन कर दिया। तो घड़ी को ऑन कर देते हैं। अब मैं 10 दोलन के लिए समय किसी एक पेंडुलम के लिए ले लूंगी। ठीक है, तो 10 दोलन हम किसको कहते हैं कि पेंडुलम एक सिरे से निकले और दोबारा उसी जगह पर आए, तब उसको हम एक दोलन कहते हैं। तो इस प्रकार से ये पेंडुलम जब 10 दोलन कर लेगा तब मैं घड़ी को बंद कर दूंगी और उस वक्त आया गया जो टाइम है उसको मैं नोट कर लूंगी। ये हमारा पहला पार्ट हो गया। अब हमारे को क्या करना है, ये तो हमने कर लिया। दोनों पेंडुलम्स को एक दिशा में ले गए और धागे पर जो हमने भार है वो 0 रख रखा है। अब हम क्या करेंगे, इसको भारित करेंगे। तो हम सबसे पहले हैंगर लेकर उस हैंगर को इस पे टांग देते हैं। अब हमने क्या करा है, इस डोरी के ऊपर 10 ग्राम का भार लगा दिया। अब पुनः हम दोनों पेंडुलम्स को एक साथ दोलन कराएंगे। दोनों पेंडुलम्स को एक ही दिशा में ले जाके छोड़ देंगे। एक सेकेंड, मैं इसको आपको करके बताती हूँ।
इस दोनों पेंडुलम्स को एक दिशा में ले गए और छोड़ दिया। तो ये देखिए दोनों पेंडुलम एक साथ ऑसिलेट कर रहे हैं। पुनः जब मेरी सेटिंग हो गई तो मैं इसको घड़ी को वापस ऑन करूंगी और 10 दोलन के लिए किसी एक पेंडुलम की सापेक्ष 10 दोलन के लिए समय नोट कर लूंगी और उसको हम टेबल के अंदर लिख लेंगे। इस प्रकार से बार बार मैं इस द्रव्यमान का इस मास को चेंज करूंगी। एक चीज का इसमें ध्यान रखिए कि जब भी आप मास चेंज करें तो इस हैंगर को नीचे उतार के इसके ऊपर आहिस्ता से भार लगा दीजिए आराम से और फिर उसके बाद इसको पुनः इसको इस पर टांगिए। यहीं पर बदलने का कोशिश ना करें, यहाँ पर बदलने की कोशिश ना करें, क्योंकि इससे क्या होता है ये धागा स्ट्रेच होता है और ये धागे की टूटने की संभावना भी बढ़ जाती है। दूसरा ये नाइफ एजेस पे जो रखे हुए हैं ये भी शिफ्ट होने की संभावना रहती है, इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें। तो अब ये बारी बारी से हम हर बार इनको दोलन कराएंगे और 0 ग्राम से लेकर 50 ग्राम तक आप रीडिंग नोट कर लेंगे। अब दूसरी बार यही प्रयोग आपको पुनः दोहराना है 0 ग्राम के लिए, लेकिन अब मैं क्या करूंगी, दोनों पेंडुलम्स को अब मैं विपरीत दिशा में दोलन कराऊंगी। तो विपरीत दिशा में मैं कैसे दोलन कराती हूँ देखिए। दोनों पेंडुलम्स को मैं विपरीत दिशा में लेकर आई और छोड़ दिया। अब ये इस प्रकार से दोलन कर रहे हैं दोनों पेंडुलम्स, ठीक है। अब इनको जब मेरे को लगे कि मैं रीडिंग ले सकती हूँ उस वक्त मैं इसको ऑन कर दूंगी। जरूरी नहीं है पहली रीडिंग लेनी है। अब मैं यहाँ से दोलन गिनना शुरू कर दूंगी। 10 दोलन के लिए समय मैं निकाल लूंगी और उसको मैं टेबल में नोट कर दूंगी। फिर वापस 10 ग्राम से लेकर 50 ग्राम तक रीडिंग हम लगातार लेते जाते हैं। तो ये प्रयोग करने में केवल इतना ही किया जाता है। क्या करा जाता है, एक बार दोनों पेंडुलम्स को मैं सेम डायरेक्शन में ऑसिलेट कराती हूँ और हर बार द्रव्यमान को बदलती जाऊंगी 0 ग्राम से 50 ग्राम तक। और दूसरी बार दोनों पेंडुलम्स को मैं विपरीत दिशा में लेकर जाऊंगी और उनको दोलन कराऊंगी द्रव्यमान को बदलते हुए 0 से 50 ग्राम तक। तो इस प्रकार से ये प्रयोग किया जाता है। अब हम इसकी टेबल और कैलकुलेशंस समझ लेते हैं। तो अब हमने प्रयोग को करने का तरीका सीख लिया है। तो अब हम इसके अंदर इसकी टेबल कैसे बनाएंगे वो देख लेते हैं। देखिए टेबल के अंदर सबसे कॉलम पहले बनाएंगे हम द्रव्यमान मास इन ग्राम। फिर प्रथम सामान्य विधा के लिए फर्स्ट नॉर्मल मोड के लिए हम क्या क्या कॉलम्स बनाएंगे, दोलनों की संख्या, नंबर ऑफ ऑसिलेशन, जिसको हम प्रथम के लिए N1 लिखेंगे और ये हम 10 दोलन रखते हैं। इनमें 10 दोलनों में लगे समय को हम E1 से रिप्रेजेंट करते हैं और वो जो समय हम नोट करेंगे वो यहाँ लिखते जाएंगे। आवर्तकाल हम T1/N1 की सहायता से निकालेंगे प्रत्येक केस के अंदर, और उसके बाद हम आवृत्ति निकालेंगे μ1 जो कि आवर्तकाल का रेसिप्रोकल होता है 1/T1, वो प्रत्येक केस में निकालेंगे। इस प्रयोग को प्रथम सामान्य विधा के लिए जैसे मैंने आपको समझाया था 0 से 50 ग्राम तक हम इसको चेंज करते जाएंगे। इसी प्रकार से द्वितीय सामान्य विधा में जब हम विपरीत दिशा में दोलन कराते हैं दोनों पेंडुलम्स को, उसी प्रकार से हम 10 दोलन देंगे। तो यहाँ सारों में 10 लिखेंगे। प्रत्येक केस में जब द्रव्यमान 0 से 50 ग्राम बदलते हैं तो प्रत्येक केस में समय क्या आता है वो हम यहाँ नोट करेंगे। उसकी सहायता से हम आवर्तकाल निकालेंगे और आवृत्ति निकालेंगे। जब μ1 और μ2 हमारी निकल जाएगी तो प्रत्येक केस के अंदर हम μ2 माइनस μ1 ज्ञात करेंगे जो कि डेल्टा है। ये तो हमारी हो गई टेबल कैसे बनानी। अब हमारे इससे रिजल्ट्स क्या निकालने हैं, हमें क्या अध्ययन करना था, μ1 μ2 और डेल्टा न्यू का m के साथ अध्ययन करना था कि m के बदलने से इनमें क्या परिवर्तन आता है। तो हम 2 ग्राफ बनाएंगे, एक तो न्यू वर्सेस m बनाएंगे जिसमें हम μ1 और μ2 ग्राफ दोनों एक साथ बनाएंगे। तो इसके अंदर जो ग्राफ आता है देखा जाता है, प्रयोग करने के बाद आप भी पाएंगे कि ये जो आवृत्ति है μ1
ये द्रव्यमान के साथ बदलती नहीं है, मास बदलते जा रहे हैं लेकिन ये आवृत्ति कांस्टेंट आती है। तो इसका ग्राफ जो है वो एक सीधी रेखा ग्राफ आएगा। हो सकता है थोड़ी सी एरर के कारण कुछ वेरिएशन आए, लेकिन अप्रोक्सीमेटली वो कांस्टेंट आता है। दूसरा केस हम देखते हैं कि द्रव्यमान जैसे जैसे बदला जाता है वैसे वैसे ये जो आवृत्ति μ2 है ये लगातार बढ़ती जाती है, इसलिए इसका ग्राफ जो है वो हमारा इंक्रीजिंग ट्रेंड पर दिखाई देता है। और जीरो वाले केस में दोनों आवृत्तियां समान होती हैं। तो ये कुछ इस तरीके का ग्राफ आपको प्राप्त होगा। हो सकता है थोड़ी बहुत एरर आए, लेकिन अप्रोक्सीमेटली ऐसा ही प्राप्त होगा। उसके बाद हम एक ग्राफ बनाएंगे डेल्टा न्यू वर्सेस एल, जो कि हमने पहले ही थ्योरी में पढ़ा है कि डेल्टा न्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। तो ये दोनों ही ग्राफ, दोनों के मध्य जो ग्राफ है वो एक सीधी रेखा ग्राफ प्राप्त होगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से हम इस प्रयोग को